नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पड़ रही भीषण गर्मी का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गर्मी में लोगों से खुद का ध्यान रखने, पानी पीने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मी से बचाव के लिए देश भर में इस्तेमाल किए जाने वाले पेय पदार्थों का खास जिक्र किया और जमकर आनंद उठाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने आम की कई किस्मों का जिक्र करते हुए कहा कि हर इलाके का अपना आम होता है और इसका अपना स्वाद और अपनी खुशबू होती है। प्रधानमंत्री ने केरलम में एक ऐसे अनोखे स्कूल का जिक्र किया जिसमें कोई एडमिशन फी नहीं लगती और इसकी क्लास नदी में लगाई जाती है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी में डॉल्फिन के अस्तित्व को बचाने और संरक्षण की दिशा में कुछ लोगों के धैर्य और प्रयास की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मनोरमा नदी में जमी गंदगी को साफ और स्वच्छ बनाने के स्थानीय लोगों के प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री ने गोवा के रिटायर्ड शिक्षक बालकृष्ण अय्या कि पानी की समस्या को दूर करने के प्रयासों को सराहा। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल की गिरिजा मां का जिक्र करते हुए देश के सैनिकों के लिए धनराशि जमा करने के प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में संपन्न यूरोप दौरे के बारे में बात की। नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को चोल काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में मिली 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाओं का वर्णन किया और भारत सरकार द्वारा ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास के बारे में बात की। मन की बात की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने भारतीयों में खगोल विज्ञान के प्रति आकर्षण और गणित के क्षेत्र में अद्भुत खोजों पर अपने विचार देश के लोगों के साथ साझा किए। असम सरकार 5 जून को राज्य मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार करने जा रही है। इस फेरबदल और विस्तार से महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए राज्य सरकार को मजबूती मिलने की उम्मीद। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए कहा कि मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि असम सरकार की मंत्रिपरिषद का विस्तार 5 जून 2026 को होगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद कोलकाता में जमकर सियासी ड्रामा हुआ। अभिषेक बनर्जी को कल शाम कोलकाता के गर्दन, पीठ और कमर में दर्द की शिकायत पर एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ने उनकी चोट को बेहद मामूली बताते हुए उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया। भाजपा नेता सुकान मजूमदार ने कहा कि बंगाल की जनता में टीएमसी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आक्रोश है और बंगाल में सुधार लाने की जरूरत है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी ने जो तहजीब बनाई है, अब ये लोग खुद उसका शिकार बनते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता देवजीत सरकार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर दावा किया कि वीडियो में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अस्पताल के सीईओ को धमकाती हुई दिखाई दे रही है। अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके जाने की घटना का पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। वीडियो फुटेज की गहन जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल में पूर्णस्थली की पूर्व टीएमसी विधायक तपन चट्टोपाध्याय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामले में पुलिस को लिखित शिकायत मिली थी। आरोप है कि अपनी विधायकी का इस्तेमाल कर उन्होंने सरकारी सामान और अन्य सामग्री को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा था। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में 17 मई को हुए मतदान के बाद आज मतगणना चल रही है, जिसमें भाजपा 4 में से 3 नगर निगमों में बढ़त बनाए हुए है, जिससे भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने डीके शिव कुमार को 3 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु स्थित लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक दौरे पर हैं। आज उन्होंने धर्मस्थला मंजुनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने अपने दौरे से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। शंग्री-ला डायलॉग 2026 के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री और न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत और समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम ने देश के नए सीडीएस का पदभार संभाल लिया है। वो पाकिस्तान और चीन मामलों के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। जनरल सुब्रमण्यम इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। वो पिछले वर्ष 31 जुलाई को सेना के उप प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस.
राजा सुब्रामणी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीडीए जनरल एनएस राजा सुब्रामणी को आज साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जनरल सुब्रामणी ने कहा कि वो सशस्त्र बलों में जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेघालय के उमरोई में आयोजित भारतीय सेना के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का 2 सप्ताह तक चलने के बाद सफल समापन हुआ। अभ्यास में हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहभागी देशों की साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया गया। अभ्यास प्रगति 2026 में 13 मित्र देशों के 400 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह और अंतिम वैलिडेशन अभ्यास में सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सहित विभिन्न देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 2 सप्ताह के अभ्यास के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों, काउंटर आईईडी ऑपरेशन, रूम इंटरवेंशन ड्रिल और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया गया। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डीआरआई ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत केरलम के कोच्चि, मल्लपुरम और तिरुवनंतपुरम में छापेमारी कर 24 किलो से अधिक नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थ जब्त किए। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत तस्करी नेटवर्क से जुड़े 5 लोगों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि नशीले पदार्थों की तस्करी हवाई यात्रियों के सामान, कुरियर और निर्यात कार्गो के जरिए की जा रही थी। केरल में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा अभियान चलाते हुए केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में शनिवार को 19 ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और जिलेटिन स्टिक बरामद की गई। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने असद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। इसी दौरान असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद की मौत हो गई। एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद पर 17 साल के सूर्य चौहान की हत्या कर दी गई थी। सूर्य चौहान की हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। मामले में पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और 2 आरोपी फरार थे। असद हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी था, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब पुलिस को 5वें आरोपी की तलाश है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बैरागढ़ पांगी मार्ग पर पर्यटकों से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में वाहन चालक समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई और दुर्घटना का शिकार हुए सभी 7 पर्यटक कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले थे। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका जताई है। वहीं केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहिल्याबाई होलकर जयंती पर उन्हें नमन किया। एक्स संदेश में उन्होंने लिखा कि बुद्धिमत्ता, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट निष्ठा को लेकर पूरा देश उन्हें आदर और सम्मान के साथ स्मरण करता है। उनका जीवन सुशासन, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने सदैव साहस और कर्तव्य निष्ठा के साथ नेतृत्व किया। देश भर में पावन मंदिरों और तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण से लेकर सभी के लिए न्याय और कल्याण सुनिश्चित करने में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। भारत की सांस्कृतिक चेतना को और सशक्त बनाया। समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका समर्पण भाव देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मराठा मालवा साम्राज्य की महान शासक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक संदेश में उन्होंने लिखा, जन कल्याणकारी शासक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर महिलाओं को सशक्त बनाया। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस दिन लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाता है। केंद्र सरकार भी स्वास्थ्य और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर देश भर में जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और जन संदेश कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रेत कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस रेत कला के माध्यम से जागरूकता संदेश दिया आकृति बनाकर। ओडिशा के पुरी बीच पर सुदर्शन पटनायक ने रेत की 25 फुट कलाकृति बनाई और तंबाकू की लत के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है, इसलिए आज ही पैसाबाजार.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में, वो भी 4 क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। डीजी यात्रा ऐप के जरिए अब तक 10 करोड़ से ज्यादा यात्राएं आसान और बिना रुकावट के पूरी की जा चुकी हैं। साथ ही एप्पल यूजर्स और एंड्रॉइड पर इस ऐप को 2 करोड़ 40 लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। देश में डीजी यात्रा ऐप का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। अब इस सेवा सुविधा का विस्तार अगले साल देश के 27 और एयरपोर्ट तक किया जाएगा। अभी 38 एयरपोर्ट पर यह सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से लागू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने देश भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया। उत्तर प्रदेश ने 15.3 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाकर सबसे अग्रणी राज्य के तौर पर अपना स्थान बनाया। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र से प्रत्येक राज्य में 7.1 करोड़ अकाउंट, बिहार में 6.3 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 5.9 करोड़ अकाउंट बनाए गए। कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कॉटन यानी कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी। नोटिफिकेशन के अनुसार सीमा शुल्क में छूट 1 जून 2026 से लागू होगी और 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। इस 5 महीने की अवधि के दौरान सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के तहत आने वाले कपास के आयात पर कोई भी सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया है। इसके तहत 124.65 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड की गई है। कई महीनों तक जीएसटी रिटर्न फाइल न करने के लिए यह नोटिस जारी किया गया। विभाग ने नवंबर के लिए 44.44 करोड़ रुपए, दिसंबर के लिए 43.79 करोड़ रुपए, जनवरी के लिए 12.19 करोड़ रुपए और फरवरी के लिए 12.10 करोड़ रुपए और मार्च के लिए 12.12 करोड़ रुपए की मांग उठाई। सोने और चांदी में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली, जिससे सोना और चांदी क्रमशः 1000 रुपए और 2000 रुपए से अधिक सस्ते हो गए। 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 1257 रुपए कम होकर 1,56,463 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि पहले ये 1,58,720 रुपए पर था। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 55 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। इन लाभार्थियों ने मिलकर लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के 841 करोड़ डिजिटल लेन देन किए हैं। योजना ने विक्रेताओं की आय में औसतन 20% की वृद्धि की है और 95% लाभार्थियों ने पहली बार औपचारिक ऋण लिया। इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण भी मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र की इरीडा का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 1.77% घटकर 492.63 करोड़ रुपए रहा। कानून में संशोधन और ऑनलाइन नीलामी में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है और खनिज क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर होगा। इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 101 खनिज ब्लॉक में उत्पादन शुरू हो गया है। इससे घरेलू उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। कानून में संशोधन और ऑनलाइन नीलामी से निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खनिज क्षेत्र को विकास का बड़ा इंजन बनाने में मदद करेगा। खनिज उत्पादन बढ़ने से राज्यों की आय और आधारभूत ढांचे का विकास होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भारत वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। सरकार ने 1 जून से पेट्रोल पर 1.5 रुपए, डीजल पर 13.5 और एटीएफ पर 9.5 रुपए प्रति लीटर के निर्यात शुल्क लागू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। स्थानीय खपत पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उत्पाद शुल्क में बदलाव नहीं किया गया है। यह कदम तेल आपूर्ति की जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को देखते हुए उठाया गया।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से कहा कि वो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मितव्ययिता अपनाएं और सोच समझकर खर्च करें। बैंक्स को ECLGS 5.0 के तहत सहायता देना, शिकायत निवारण मजबूत करना और नए व्यवसाय अवसर तलाश कर लाभप्रदता बनाए रखने की सलाह दी गई। गुजरात एनर्जी लिमिटेड ने मार्च तिमाही Q4 FY26 के नतीजे जारी कर दिए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 521 करोड़ पर पहुंच गया। अमेरिका ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से परमाणु हथियार न बनाने की शर्त को किसी भी समझौते के लिए जरूरी बताया। व्हाइट हाउस ने संभावित समझौते पर जल्दी फैसला लेने का संकेत दिया, लेकिन ईरान ने किसी अंतिम समझौते को स्वीकार नहीं किया। समझौता अभी ट्रंप की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ईरान की संसद हॉर्मुज़ स्ट्रेट के प्रबंधन को कानूनी रूप देने के विधेयक पर जल्द मतदान करेगी। ईरान ने कहा है कि सभी वाणिज्यिक जहाज और तेल टैंकर केवल उनके निर्धारित मार्ग से गुजरेंगे और IRGC से अनुमति लेनी होगी। अमेरिकी नेतृत्व वाले JMIC ने चेतावनी दी है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी अभी भी लागू है। नियम तोड़ने वाले जहाजों को अमेरिका बल रोक या नष्ट कर सकते हैं। अमेरिका की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद बड़े और छोटे कारोबारों को टैरिफ रिफंड मिलने लगा है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को हर देश से आने वाले सामान पर अधिक आयात शुल्क लगाने का पूरा अधिकार नहीं है। रिफंड प्रक्रिया में सभी कंपनी शामिल हैं जिन्होंने अमान्य शुल्क चुकाया था। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अपील करने पर विचार किया है, जिससे यह प्रक्रिया रोक भी सकती है। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड नीति पर अपना विवादित फैसला वापस ले लिया। इससे अमेरिका में रहने वाले लाखों प्रवासियों को राहत मिली। यूएस के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी आवेदकों पर लागू नहीं होगा। इसे प्रत्येक मामले के आधार पर लागू किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इबोला के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से जल्द इलाज कराने और सुरक्षित अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपनाने की अपील की। WHO ने माना है कि संक्रमण की रफ्तार नियंत्रण प्रयासों से तेज है। WHO के अनुसार इस बार फैला दुर्लभ बंडीबुगियो स्ट्रेन चिंता का विषय है, क्योंकि इसके लिए कोई स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। IPL का फाइनल आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के पास दूसरी बार खिताब जीतने का मौका है। बेंगलुरु ने पिछले साल पहला खिताब जीता था, जबकि गुजरात 2022 में अपने पहले सीजन में चैंपियन बनी थी। श्रेया कैम्प के ऑलराउंड खेल की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरी महिला T20 मुकाबले में भारत को 26 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 168 रन बनाने के बाद भारत की पारी को 9 विकेट पर 142 रन पर रोक दिया। सीरीज का निर्णायक तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी सिंगापुर ओपन के खिताब से एक कदम दूर है। आज फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। सात्विक चिराग की भारतीय जोड़ी ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-19, 21-18 के अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई। PSG ने पुस्कास एरिना में खेले गए चैंपियंस लीग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में आर्सेनल को पेनाल्टी शूटआउट में मात देकर लगातार दूसरी बार इस स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया। चैंपियंस लीग के चैंपियंस का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ, वहीं आर्सेनल का खिताब जीतने का सपना भी टूट गया। फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल का 76वां संस्करण रविवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। संडे ऑन साइकिल के 76वें संस्करण में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, फिटनेस प्रेमियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने एक साथ साइकिल चलाकर नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवन शैली का संदेश दिया। फिट इंडिया मूवमेंट के आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल फिटनेस को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में
आर प्रज्ञानानंदा को क्लासिकल मुकाबले में हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। इस जीत के साथ गुकेश ने खिताब की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंदा 6 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि जर्मन ग्रैंडमास्टर विंसेंट कीमर 5 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। महिला वर्ग में भारत की विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख ने चीन की जू जिना को क्लासिकल बाजी में हराकर 3 अंक हासिल किए। इससे वो 8.5 अंकों के साथ पहली बार 6 खिलाड़ियों की तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। एक अन्य भारतीय कोनेरू हम्पी भी जीत हासिल करने में सफल रही। हम्पी ने चीन की जू वेनजून को हराने में सफलता पाई। इस जीत के बाद के 4.5 अंक उनके हो गए। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित ट्रायल्स के 53 किलोग्राम वर्ग में 2 बार की अंडर 20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल में फाइनल में मीनाक्षी गोयत को 3-2 से हराकर एशियन गेम्स का टिकट हासिल किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के चयन ट्रायल्स में चयनित पहलवान जापान में होने वाले 20वें एशियन गेम्स की तैयारियों में जुटेंगे। मौजूदा चैंपियन कोको गॉफ का फ्रेंच ओपन के महिला एकल में खिताब का बचाव करने का सफर तीसरे दौर में ही थम गया। गॉफ को तीसरे दौर के मुकाबले में अनास्तासिया पोटापोवा ने हराने में सफलता पाई। अनास्तासिया ने मुकाबले को 4-6, 7-6, 6-4 से अपने नाम किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली। ज्वेरेव ने यह सफलता तीसरे दौर में क्विंटेन हैलिस को हराकर हासिल की। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मुकाबले को 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 से अपने नाम करने में सफलता प्राप्त की। ज्वेरेव अब चौथे दौर का मुकाबला रविवार को डच खिलाड़ी जैस्पर डी जोंग के खिलाफ खेलेंगे। इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।